नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक में अर्थशास्त्र के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। अब जो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एक है, इसलिए दोनों यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के दोनों तरह के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं। इस पार्ट में हम आपको दो पार्ट में इस पार्ट को हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे ये जो वीडियो बनेगी पहला है, इसके बाद एक दूसरे पार्ट में बनेगी, मतलब कि बड़ी वीडियो ना हो जाए, इस वजह से दो पार्ट में पढ़ा रहे हैं। आते हैं, बात करते हैं इस चैप्टर में क्या होती है। शुरुआत होती है अवलोकन की। अवलोकन की बात करेंगे तो यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में कैसे गाँव में क्या चीज़ें, कैसे काम होता है, कैसे लोग रहते हैं, उनके बारे में क्या जो है गतिविधियाँ होती हैं, क्या वर्क होते हैं, कैसे उनका जो है जीवन यापन करते हैं, उस तरह के बारे में हम बातें करेंगे विस्तार से। बात करेंगे यहाँ पे पालमपुर गांव की कहानी, जो चैप्टर का नाम ही है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी के बेस पे हम पालमपुर गांव की पूरी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कैसे क्या होता है वहाँ पे। अगर यहाँ बात करेंगे तो अवलोकन में काल्पनिक गांव जो है पालमपुर जो है, वहाँ पे मुख्य जो क्रिया होती है वो खेती होती है, और अन्य डेयरी, जैसे डेयरी चलती हैं, जो परिवहन चलते हैं, और विनिर्माण की थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं। और उत्पादन के लिए यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन के लिए जो भी कुछ चीज़ें उत्पादन करने के लिए जरूरी होती है वो मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन की जरूरत होती है, और इसके साथ साथ क्या होगा, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास और मुद्रा आदि की जरूरत होती है। अब इस चैप्टर में जाने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में पूरा जान लें कि पालमपुर गाँव का जो परिचय है, यानी पालमपुर गाँव किस प्रकार का है। पालमपुर गाँव की बात करते हैं तो ये एक काल्पनिक गाँव है। यहाँ पे क्या है, लगभग 450 परिवार रहते हैं, उसमें से लगभग 80 परिवार उच्च जाति के हैं, जिनके पास की सबसे ज़्यादा भूमि उन्हीं के पास है, और जो है उनके घर जो है पक्के बने हैं और सीमेंट के बने हैं। इसके बाद और देखेंगे तो 1/3 लगभग अनुसूचित जनजाति के लोग भी रहते हैं, और उनके क्या है, वो जो है गांव के किनारे में है, जिनके घर घास फूस या कच्चे मकान है, कहने का मतलब बने हुए हैं। यहाँ के लोगों का जो और बात करेंगे, यहाँ और गाँव में क्या क्या चीज़ है। गांव जो है, गांव की जो रोड है वो एक बड़े गांव से जोड़ती है, जिसका नाम है रायगंज है, और रायगंज से थोड़ी दूर पे क्या है, एक कस्बा भी है। और ये जो रोड है वो अच्छी रोड है, जो कहने का मतलब साल भर इसमें आवागमन किया जा सकता है। और इस रोड में देखा जा सकता है कि जो भी जानवरों के लदे हुए जैसे तांगा या और इस तरह गाड़ियाँ होती हैं, जो कि सामान ढोया हो जाता है, इस तरह की देखी जा सकती हैं इस गाँव में। और यहाँ बात करते हैं, जो यहाँ के लोग हैं वो मोस्टली लोग खेती पर ही डिपेंड है। और यहाँ पे 2 विद्यालय हैं, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, और एक हाई स्कूल तक का एक अलग विद्यालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और ज़्यादातर घरों में बिजली की व्यवस्था है। और वहाँ के लोग जो है सिंचाई के लिए नलकूप में बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का ये जो एक भौतिक स्वरूप, एक हिसाब से जो गांव का जो है दृश्य यहाँ पे बात हो रही, कैसे वहाँ के लोग वो करते हैं। और सारी चीज़ें यहाँ और विस्तार से आएंगे तो गौर करेंगे। यहाँ पे क्या है, कृषि जो है, लघु निर्माण और परिवहन और दुकानदारी जैसे जो है लोग जीवन यापन करते हैं। मुख्यतः जो है यहाँ के लोग जो है खेती में गतिविधियों में शामिल होते हैं। आगे आते हैं उत्पादन का जो है संगठन। उत्पादन के संगठन की बात करेंगे तो उत्पादन के क्या हो, जैसी चीज़ें को इंसान को जरूरत होती है उस तरह उत्पादन को जो है आवश्यकता अनुसार चीज़ें बनाते हैं। कोई भी चीज़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, अगर मुख्यतः 4 चीज़ें ज़रूरत होती है। भूमि चाहिए, और प्राकृतिक संसाधन की ज़रूरत होती है। और इसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन में जल और खनिज आते हैं। और इसके बाद श्रम, मतलब श्रम मीन्स काम करने वाले लोग। तीसरी बात आएगी भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी 2 रूप में होती है, एक स्थायी पूंजी होती है, एक कार्यशील पूंजी होती है। स्थायी पूंजी क्या होती है, एक बार पूंजी लगा देने के बाद फिर तुरंत खत्म नहीं हो पाती है। जैसे कि औजार खरीद लिए, मशीन खरीद लिया, भवन कोई बनवा लिए, तो वो स्थायी पूंजी हो जाती है, जल्दी हर साल उसको खरीदना नहीं पड़ता या बनाना नहीं पड़ता, इस तरह की चीज़ें होती है। कार्यशील पूंजी में कच्चा माल है, नगद है, मुद्रा है, ये सब चीज़ क्या होती है, नगद मुद्रा है या कच्चा माल है, ये कार्यशील पूंजी है, जो कि उसको उपयोग करने के बाद वो खत्म हो जाती है। और इसके बाद क्या आती है मानव पूंजी। मानव पूंजी में क्या है, ज्ञान है, उद्यम जो उसमें लगता है, इन सबको जो है पूरा योग्य बनाने का मतलब एक उत्पाद पैदा करने के लिए इन सबको क्या है, मानव पूंजी की जरूरत होती है। इसके बाद आप
आएगी कहाँ, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक की बात करेंगे तो उत्पादन के कारक में क्या है कि भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके आगे बात करेंगे हम पालमपुर गांव में खेती। पालमपुर गांव में खेती की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, भूमि जो है स्थिर है। कोई भी गांव हो या कोई भी जगह होगी, क्या है, भूमि बढ़ रही। भूमि तो हर साल बढ़ती नहीं, लेकिन लोग, जनसंख्या बढ़ती जाती है। यहाँ पे क्या देखेंगे, 75% लोग जो है यहाँ पे खेती पर ही निर्भर हैं। और इसके बाद 1960 से आज तक की बात करें तो वहाँ खेती कोई विस्तार हुआ है नहीं, विस्तार हुआ है। और इसके बाद इसमें जो है यहाँ पे जो भी, जैसे जितनी पहले खेती थी, हो सकता है जितनी खेती थी उसमें थोड़ा बहुत जमीन ऐसी भी पड़ी रही हो, जो बंजर रही हो उसको भी वो बना ली हो, लेकिन खेती जितनी थी पहले उतनी ही थी। असिंचित भूमि हो रही हो सकता है सिंचित हो गई हो, बाकी उसमें खेती में कोई और ज़्यादा विकास नहीं हुआ है भूमि में। और इसके बाद पालमपुर में खेती की बात करें, जो भी लोग खेती कर रहे हैं वो परंपरावादी खेती कर रहे हैं। जैसे कि वो खाद के लिए गोबर यूज़ करते हैं और बीजों के लिए पुराने बीजों का यूज़ करते रहते हैं, और तकनीकी जो भी जानवरों की सहायता से खेत जोतते हैं। ये इस तरह के जो है इसमें जो है क्रियाकलाप होते रहते हैं इस गांव में। आगे आते हैं, इस गांव के लोग जो लोग हैं वो जो है खेती के अलावा कुछ डेयरी उत्पाद या जानवरों कुछ पालते हैं, इस तरह के भी कार्य करते हैं यहाँ के लोग। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने कोई तरीका है? अभी क्या बताएं हम, खेती निश्चित है जो 1960 में थी वो बाद में आज तक भी वही उतनी ही खेती है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, क्या खेती में अधिक पैदावार जो है, भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका क्या, बहुत बहुफसली प्रणाली है। मतलब कि एक साल में 3 से ज़्यादा फसल उगाएं, लगभग 3 फसल उगाएं, मतलब, और जैसे गेहूँ है, धान है, आलू, इस तरह की फसल उगाएं। एक साल में 3 फसल उगाएं। मुख्यतः देखेंगे तो रबी फसल, खरीफ की फसल उगाते हैं। जैसे गेहूँ बो दिए, फिर धान बो दिए, फिर आलू बो दिए, फिर ऐसे ही वो प्रक्रिया चलती रहती है। और यहाँ पे क्या होता, गन्ने की भी कृषि होती हो साल में। कुछ एरिया में लोग गन्ने की भी खेती करते हैं, जो अपने कुछ भाग में करते हैं खेतों के। और ये गांव का अगर जो दृश्य देखेंगे तो लगेगा कि हाँ पश्चिम यूपी का या यूपी का ही एरिया लगता है कि यूपी का ही किसी गांव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये काल्पनिक गांव लिया गया है यहाँ पे। और इसमें एक चीज़ और आती है जो खेती के बारे में सबसे प्रमुख बात है। 1960 के दशक के अंत तक क्या होता है कि 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है, यानी हरित क्रांति आ जाती है। हरित क्रांति में क्या होता है, जो अधिक उपज वाले बीजों का आना सबसे जो है इसमें महत्वपूर्ण होता है कि अधिक उपज वाले बीज आ जाते हैं। हाइब्रिड वैरायटी बीज जो होते हैं वो जो है आ जाते हैं। तो इसमें इन बीजों से क्या हो जाता है, पहले जो परंपरावादी बीज का उपयोग कर रहे थे उससे क्या है, ज़्यादा पैदावार ही नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति की शुरुआत होती है, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो पहले प्रयोग किए हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसका सबसे पहले आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया इसमें। और ये हरित क्रांति क्या होती है, गेहूं के उत्पादन में बहुत बड़ा इसका रोल है, और अन्य फसलों में भी बहुत बड़ा हरित क्रांति का उपयोग सिद्ध साबित हुआ है। इसमें जो है HYV बीज, मतलब कि जो अधिक उपज वाले बीज हैं उनके बीजों के लिए क्या हुआ, पहले क्या होता है, गोबर की खाद डालते थे। जो परंपरावादी बीज रहते थे उनके पास घरों में ही उनको ही बोते थे। अब बीज को खरीदना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, जो बीज खरीद रहे हैं भले महंगे मिलेंगे, लेकिन उससे जो है उपज बहुत ज़्यादा होगी, पहले बहुत कम मात्रा में होते हैं। अगर इसके उदाहरण के रूप में हम यहाँ पालमपुर में देखते हैं तो जिस खेत में पहले 1300 मतलब कि 1300 किलोग्राम जो है गेहूं पैदा होता था, उतने ही खेत में हरित क्रांति आ जाने के बाद 3200 किलोग्राम गेहूं पैदा होने लगा। इससे क्या होगा, किसानों की जो है आय में वृद्धि हो जाएगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हाँ, ये जो है हरित क्रांति आने से और चीज़ों की भी जरूरत पड़ी। अब ऐसी जो है हरित क्रांति आने के बाद फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ी, कीटनाशकों की जरूरत पड़ी, उर्वरक की जरूरत पड़ी। तो इस तरह की चीज़ें भी आधुनिक जो है और तकनीक के रूप में देखेंगे तो कृषि के लिए ट्रैक्टर की जरूरत पड़ी। अब क्या हुआ, पहले अगर जो है वर्षा पर निर्भर होती कृषि होती थी तो हुई वर्षा, तो जो पानी आता था उसी से जो है फसल उगा पाते थे, इसके बाद तो नहीं। लेकिन जब हरित क्रांति शुरुआत होती है वहाँ पे क्या है, जब फसलों को पानी की ज़्यादा जरूरत होती है तो स्वाभाविक से बात है वहाँ पे नलकूप का जो है तालाब का, बांध का, या कहीं से भी
और फिर इसके बाद बिजली से नलकूप जो चलाए जाते हैं वो सब आ गए, जिनके वजह से जो है पानियों की पूरी पूर्ति होने लगी, जिससे कि क्या हुआ, लोगों में जो खाद्यान्नों की कमी होती थी वो पूर्ति होने लगी। दूसरी बात, जो किसान थे उनकी आय में भी वृद्धि होने लगी। हाँ, लेकिन इस एक बात यहाँ भी ये कहने वाली है कि किसान की आय किसकी जो है वृद्धि होगी, जिसके पास ज़मीन है, मजदूरों की नहीं। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, बड़े यानी कहने का मतलब किसान है, तो उनकी उन्हीं की आय में वृद्धि हुई। और छोटे किसान तो जैसे पहले मजदूरी कर रहे थे वो बाद में भी वैसे ही मजदूरी करें, उनको इसका विशेष कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। और एक चीज़ ये हुई, जो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो है खाद्यान्नों की जो पूर्ति होनी थी वो इसके साथ पूर्ति होने लगी और खाद्यान्नों की कमी नहीं हुई। इसके बाद आते हैं, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि धारण कर पाएगी, इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हरित क्रांति आने से क्या हो गया, उर्वरक, हम आपको अभी पहले ही बता दिए कि क्या हुआ, उर्वरक और पानी की बहुत ज़रूरत पड़ी। जब उर्वरक और पानी की ज़रूरत पूरी, तो उसमें क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाद डाले, ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाए, तो पानी कहाँ से निकालेंगे? जो भी पानी निकलेगा भवन जल से निकलेगा, नलकूप का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हुआ। बारिश 12 महीने तो होती नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, भवन जल के स्तर में कमी आ गई, नलकूप की क्योंकि सिंचाई ज़्यादा हुई। दूसरी बात, उर्वरक से जो मिट्टी हो, तो ये कहीं ना कहीं बहकर या रिस कर कहीं भी से या तो भवन जल में किसी तरह ये नदियों के थ्रू भवन जल में इसका जो है पहुंच जा रहा है, जिससे कि क्या हो, जल प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है उर्वरक और ये कीटनाशक प्रयोग से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये और जो है ये हानिकारक भी काफ़ी सिद्ध हो रहा है। इसके साथ साथ जो है इसको सिद्ध भी कर चुके हैं कि जो मिट्टी की जो है ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरता देने जो है खाद देने से क्या होती है, उसकी उर्वरता कम हो जाती है। मतलब कि जो फसल पहले उगाई गई थी उसी खेत में ही धीरे धीरे जो है फसल का जो है जो उपज है वो कम होने लगेगी। आगे आते हैं हम, पालमपुर गांव में किसानों की भूमि किस प्रकार वितरित है? पालमपुर गांव की बात करेंगे तो यहाँ पे 450 परिवारों में से 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है। और बात करेंगे, जो जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वो अनुसूचित जाति के हैं। इसके बाद बात करेंगे जो और जो है 240 जो है परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से जमीन कम है। ये कहने का मतलब बहुत छोटे किसान हैं। और इसके बाद इनकी जो है छोटे किसान जो है उनकी आमदनी बहुत कम हो पाती है, ज़्यादा बहुत हो सकता है वो अपना गुजारा ही कर ले, इतना ही बहुत रहता है। इसके बाद बात करेंगे 60 परिवार ऐसे हैं कि जिनमें से कुछ के पास 2 हेक्टेयर ज़्यादा है, कुछ के पास 2 हेक्टेयर से बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कुछ लोगों के पास 10-10 हेक्टेयर या इससे भी अधिक है ज़मीन। तो इस तरह जो है ज़मीनों का यहाँ बंटवारा है। और ये जो है गांव का जो है एक स्वरूप आपके सामने दिख ही रहा होगा, कैसे लोग जो है अपना कृषि करते हैं, कैसे जिनके पास खेती नहीं वो कैसे अपना गुजारा करते हैं। तो इसी रूप में यहाँ जो है एक जो है और बात आती है कि यहाँ एक गोविंद नाम की कहानी यहाँ बताई गई है। गोविंद क्या है, गोविंद एक किसान रहते हैं, किसान क्या एक जो है उनके पास जो है ज़मीन वगैरह नहीं होती, तो क्या है ज़मीन जो होती है वो बहुत कम होती है, ज़मीन 2.25 हेक्टेयर होती है। ज़मीन जो है जो होती है वो ना के बराबर उनके, क्योंकि उसका कोई विशेष उपयोग नहीं कर पाते होगी, क्योंकि असिंचित भूमि रहती है, सिंचित नहीं रहती है। कैसे ये बात, यहाँ 1960 में इनके पास 2.25 हेक्टेयर असिंचित भूमि रहती है और इससे इनका जो है गुजारा नहीं हो पाता है। इनका गुजारा के लिए, सहायता के लिए एक इनके पास भैंस होती है जिससे दूध बेचते रहते हैं और इनका धीरे थोड़ा बहुत गुजारा होता रहता है किसी तरह। उनके 3 पुत्र होते हैं गोविंद के, धीरे किसी तरह उनका गुजारा चलता रहता है। लेकिन एक बार होता क्या है, उनके जब पिता खत्म हो जाते हैं तो उनकी जो ज़मीनें होती हैं तीनों भाइयों में बढ़ जाती हैं। अब धीरे धीरे सिचुएशन बदलती है, अब तीनों भाई उस जो खेती जितनी बची 0.75 जो है हेक्टेयर उनके पास जो ज़मीन बचती है, वो वर्ष के कुछ भाग में ही क्या होता है, उन्हें पहले तो जैसे थोड़ी सी ज़मीन है, 1 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, वो उसमें क्या करेंगे, वो जब तक काम होगा कृषि काम करते हैं, बाकी समय में उनको कहीं ना कहीं काम ढूंढने को जाना पड़ता है या काम ढूंढना होता है, क्योंकि खाली बैठेंगे तो उनका क्या है जीवन यापन नहीं हो पाएगा। और इसमें बात करेंगे तो कैसे जो है कृषि में कैसे वृद्धि हुई है कैसे नहीं, तो इसका जो है हरित क्रांति का एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। 1950 में
क्या हुआ, ये जो सर्वे है ये स्टेट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर 2015-16 का सर्वे है। यहाँ पे क्या है, 1950 में 120 लाख हेक्टेयर में जो कृषि क्षेत्र था, कृषि क्षेत्र के विस्तार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे कृषि क्षेत्र का विस्तार कितना हुआ। जनसंख्या साल दर साल वृद्धि होती चली जा रही है, लेकिन जमीन बढ़ रही, जमीन नहीं बढ़ रही। उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे एक सर्वे की यहाँ रिपोर्ट दी गई है। 1950 में 120 लाख हेक्टेयर जो है कृषि क्षेत्र था, लेकिन वही 2012 में कितना हुआ, 155 हुआ। इतने ज़्यादा टाइम के बाद भी जमीन के जो क्षेत्र में वृद्धि है हुई है, नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई। हुआ क्या है, जो बंजर भूमि रही होगी, जो असिंचित भूमि रही होगी, जो परती जमीन पड़ी रहेगी, उसी को थोड़ा सा बना लिए हैं। मोस्टली जमीन पहले जो है लोग कृषि करने लगे थे, इसलिए ज़्यादा जमीन ही नहीं बची थी, तो थोड़ा बहुत जो बढ़ा सकते थे उतना बढ़ाए। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों की अनाज की पूर्ति के लिए, लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए या तो फसल वृद्धि की जा सकती थी, या तो फिर उसमें खाद ज़्यादा से ज़्यादा देके उसको जो है अच्छे बीज डाल के अच्छी फसल तैयार की जा सकती थी, जिससे अन्न की पूर्ति हो सके। लेकिन एक लिमिट तक ही ये संभव है, क्योंकि हरित क्रांति आने के बाद जैसे आपने खाद बीजों का बहुत अत्यधिक उपयोग किया, नलकूप से भौमजल ज़्यादा से ज़्यादा निकाला, भौमजल स्तर गिर जाएगा तो भौमजल से पानी की भी दिक्कत होने लगेगी। दूसरी बात क्या है, जो मिट्टी की उर्वरता है वो खाद ज़्यादा डालने से, उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से वो भी कम हो जाएगी। तो स्वाभाविक सी बात है एक समय के बाद उसमें जो है फसल का उत्पादन कम होने लगेगा। एक दूसरा सर्वे यहाँ पे है, इस सर्वे ये जो है सर्वे 2015-16 में, इसमें जो है ये जो है सर्वे आया था 2016 में है। ये सर्वे की बात करते हैं तो इसमें पहले हम बात करते हैं दालों के उत्पादन में और गेहूं के उत्पादन में। दालों के उत्पादन में सन की बात करेंगे तो ये 1965 और 66 की बात करते हैं। 1965 में दालों का उत्पादन 10 करोड़ टन था और 10 करोड़ टन, और वहीं पे गेहूं का भी 10 करोड़ टन था। फिर 1970-71 की बात करते हैं तो दालों का उत्पादन कितना था, 12 करोड़ टन, और गेहूं का उत्पादन 24 करोड़ टन। मतलब कि गेहूं में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। इस तरह 2015 और 16 के बीच की बात करते हैं, बीच का डाटा और आपको देखना हो तो बुक में, ये एनसीईआरटी बुक में या यूपी बोर्ड की बुक जो 9th क्लास की आप चल रही है इस समय, उस बुक में मिल जाएगा आपको ये डाटा। और जो बीच की गैपिंग ईयर है उसमें पूरा डिटेल से सीरियल से दिया है। हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट लगा और मेन शुरुआत का और आखिरी का आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे 2015 और 16 कितना हुआ, दालों का जो है उत्पादन 10 करोड़ टन, और यहाँ 10 करोड़ टन से क्या हुआ, 15-16 में 17 जो है करोड़ टन हुआ। यहीं पे गेहूं का उत्पादन देखेंगे, 65-66 में हुआ था 10 करोड़ टन, और 15-16 में ये पहुंच गया 94 करोड़ टन। 94 करोड़ टन, 10 करोड़ टन, देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। कहने का मतलब ये सब कैसे संभव हुआ, हरित क्रांति आ जाने से। आपको बताए हैं कि 60 के दशक के बाद 60 के दशक के अंत तक में क्या हुआ, हरित क्रांति आ जाती है। हरित क्रांति से क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग शुरू हो जाता है और अन्न का जो है उत्पादन जो है स्तर बहुत बढ़ जाता है। यही चीज़ पालमपुर के ही एक उसमें उदाहरण बताए, जिस खेत में 1300 किलोग्राम गेहूं होता था, उसी खेत में 3200 मतलब 3200 किलोग्राम गेहूं उत्पादन होने लगे। स्वाभाविक से बात है, किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। ये पूरे गांव की ऐसी घटना के बारे में बताया जा रहा है जो कि नॉर्मली घटना, जो भी जैसे लोग रहते हैं उनके बाद क्या उनकी सिचुएशन होती है, कैसे उनके जीवन यापन करते हैं, और उसके बारे में बात करते हैं। अभी इसके बाद, इस वीडियो के बाद आप दूसरे वीडियो में, इसके बाद ये जो है पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, इसको आप इसके बाद की एक वीडियो और आपको मिलेगी, उसमें देख लीजिएगा, तब पूरा ये चैप्टर होगा। अभी ये इसको हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद आप इसकी अगली वीडियो में देखेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी वीडियो ना होने इसके वजह से हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आशा करते हैं ये जो है, अगर ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप इसके बाद अगली वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम से पूरा 100% ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।